बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला ख़राब है आज। अब तक की जो अपडेट्स है आपके सामने रखता हूं, लेकिन उसमें सबसे पहले जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो इमरान खान ने जो रोज़ाना की बुनियादों पर आपको इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं उसका एक बड़ा शानदार हल निकाला। स्पेशल कौंसल कमेटी बनने जा रही है, एपेक्स कमेटी जिसे कहा जा रहा है। उसके अंदर कौन कौन शामिल है, कौन से नाम खान ने खुद डाले। और शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा, नवाज शरीफ भी शामिल है, वज़ीर ख़जाना भी साथ है, वज़ीर दिफा भी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा फड्डा डाल रही है। ये हुकूमत आपको अपने घुटनों पर गिरती हुई नज़र आएगी। इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। आसिफ ज़रदारी की तीसरी बड़ी मुलाकात, पहले आर्मी चीफ, फिर एयर मार्शल से, अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल साहिर शमशाद, उनसे हुई। और 6 जजेस में से एक जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनकी शिकायत इस खत में लिखी है, उनके बारे में एक अपडेट आपको बताऊंगा कि इनके साथ जो मामलात है वो क्या है। ईरान इसराइल का मामला भी शिद्दत आ चुकी है। इसराइल में टॉयलेट पेपर तक जमा किए जा रहे हैं। ईरानी मुमकिन हमले की जो सफारत खाने हैं वो भी खाली कराए जा रहे हैं तमाम मुसलमान ममालिक में। वो भी एक अपडेटिंग स्टोरी है। मैकडोनल्ड्स ने भी, आपको पता है, जिस कंपनी ने मुफ्त मैकडोनल्ड्स बांटे थे फौजियों में, इसराइल में बाइकॉट मुहिम है, वो मुसलमान ममालिक में उस कंपनी को ख़रीदने का मामला भी है। और कुछ और भी खबरें हैं, उस पर भी इंशाल्लाह तबसरा एंड में करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कमेटी, जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ऊपर एक कमेटी का क़याम है, ये इमरान खान की हदायत पर, जो आपको पता है फोकल पर्सन के मामलात बड़े बड़े इख्तलाफात भी आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब का हल निकालने के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल कौंसल एपेक्स कमेटी, जिसमें 10 मेंबरान, अब तक की जो इतलात है उसमें इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को भी शामिल किया। और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हमाद अज़हर हैं, उसमें शिबली फराज हैं, ओन बप्पी हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, असद कैसर, अली अमीन, उमर अयूब और कुछ और मज़ीद नाम भी हैं। अब शेर अफजल मरवत के नाम पर बड़ी मुखालफत भी हुई। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि ये नाम नहीं होना चाहिए, रोकने की कोशिश की। उस पर इमरान खान का कहना था कि आप लोग एक महाज बनाकर शेर अफजल के ऊपर आ जाते हैं हर मामले में, इसका नाम लाजमी है। और फिर शेर अफजल मरवत का नाम इसमें कमेटी में आया। ये आपको नज़र आ जाएगा कुछ दिनों में। इसमें देखें, कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है। ये माजी में भी होता रहा, अब भी हो रहा है और आगे फ्यूचर में भी होगा। लेकिन पहले और अब में फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले इमरान खान ग्राउंड पर मौजूद थे, अब इमरान खान ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। इसीलिए जो गलत फहमियाँ नज़र आ रही हैं, खुद आपस में इख्तलाफ, ये इमरान खान ने उसका हल निकाला। वैसे तो देखें, जितना मर्जी महाज बनाए सोशल मीडिया पे कोई किसी भी रहनुमा के खिलाफ, अब तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। पहले इलेक्शन के पीछे लोग छुप के एहतजाज नहीं करते थे, रमज़ान की वजह से नहीं करते थे। अब ईद के बाद बहुत से लोगों की कलई खुद ब खुद खुल जाएगी। आप देखेंगे गर्मी में जो खड़े नहीं हो सकते, जिन्हें पसीना आता है, बीमार होते हैं, एहतजाज में नहीं आ सकते, वो सारे के सारे खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। और वही आपको नज़र आएगा ग्राउंड में, जो एहतजाज भी करेगा, खान की रिहाई के लिए भी लड़ेगा और अवाम में मौजूद होगा। तो अवाम ने फैसला करना है, ये तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी देखें, इमरान खान के जो गिर्द लोग हैं, उनके अपने मफादात मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अपनी खाल भी बचा रहे हैं और कुछ भेड़ की खाल में भेड़िए भी हैं। ये सारे मसाइल लेकिन हल होंगे खुद ब खुद। इस कमेटी के असल मकासद तो देखें 3-4 ही हैं बड़े बड़े। एक तो कानूनी महाज है, जो कानूनी मामलात हैं इमरान खान के। दूसरा, अवाम के ज़रिए जो एहतजाज का मामला, मैंडेट का मामला, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़, पार्टी के अंदर तंजीम साजी और बड़े बड़े अहम इशूज़ हैं। अभी वीडियो लिंक पर बैरिस्टर गोहर की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास जारी था और उसकी बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में आएंगी और कुछ चीज़ें शायद ना आएँ, वो हमले आएंगे सामने। ईद के बाद जो असल मामला है वो खान की रिहाई पर, मैंडेट की चोरी पर और जजेस के साथ अदलिया के खड़े होकर लड़ाई, ये बड़ा अहम मामला है। उस पर मैं आखिर में आपको जजेस के बारे में बात बताऊँगा। तहरीक इंसाफ की कोशिश यही है, मेरा तो मशवरा नहीं है कि देखें सोशल मीडिया के जो रहनुमा इनके कुछ लोग हैं उन्हें भी शामिल करें। जिब्रान इलियास जैसे लोगों को, ऑफिशियल अकाउंट्स जो चलाते हैं, चंद दर्जन लोग हैं शायद, ये बड़े अहम लोग हैं। पार्टी के अंदर के मामलात, नोटिफिकेशंस को, ऑफिशियल पैगामात को, इन तमाम तफसीलात को मुनज़्ज़म अंदाज में जो आवाम तक पहुँचाते हैं, इनकी शमूलियत से ये फ़ायदा होगा कि ये लोग किसी धड़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसको कितनी कवरेज देनी है, किसको कहाँ लाना है, ये तमाम मामलात इससे निकल जाएंगे। और हकीकत देखी जाए तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम असल ताकत है सोशल मीडिया की। ये गुमनाम, जो असल गुमनाम मुजाहिद ये हैं, बाकी वाले नहीं। छोटे छोटे जो अकाउंट्स हैं, जो बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के, आज़ाद रज़ाकार, और असल तकलीफ भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इनसे है। लेकिन चूँकि ये बहुत से हैं, इन्हें रास्ते से हटाना आसान नहीं, और असल कामयाबी भी तहरीक इंसाफ की ये लोग हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि इन सब लोगों को भी जोड़ के रखें और साथ साथ अपनी ईद भी अच्छी तरह मनाएं,
क्योंकि ईद के बाद हुकूमत भी सानिया 9 मई की बरसी की तैयारी करेगी, कुरान ख्वानी के इंतजाम करेगी, जो बसें जलाई गई, तोड़ फोड़ हुई, उन सब पर मजम्मती बयानात होंगे, मशलें रोशन होंगी, उनके ऊपर जाके चढ़ा हो सकता है चादरें भी चढ़ा दें इस दफ़ा, मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूस भी निकलते नजर आएंगे। इसलिए ईद अच्छी तरह मनाएं, उसके बाद फिर आगे रोने धोने का टाइम है। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज भी है, उसके बाद आपको पता है सानिया 9 मई पर टाकी मार के लश्का के अवाम के सामने दोबारा भी बेचना है, तो इसलिए ये भी करें। वकला साथ तैयारी करें अडयाला जेल के सामने बकरों का सदका देने की और ईद की जो इमरान खान के साथ मनाने की, अवाम को भी जुड़ जाना चाहिए उनके साथ। लेकिन अब हुकूमत के जो मामला है वो आपके सामने रखूँ, बहुत बड़ा फड्डा एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने जा रहा है और कीमत होगी शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा। दुनिया में किसी भी मुल्क में आप देख लें तो मईशत वजारत ख़जाना ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है। PDM पार्ट 1 क्यों तबाह हुई? इसहाक डार की परफॉर्मेंस थी और 4 मरतबा ये वज़ीर ख़जाना रहा, लेकिन इस दफ़ा हटा दिया गया। शहबाज शरीफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मोहम्मद औरंगज़ेब को इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर ख़जाना लगाया। अब ब्यूरोक्रेसी में सख्त फड्डा पड़ा हुआ है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स इसहाक डार की टीम में हैं और कुछ मोहम्मद औरंगज़ेब की टीम में। अब इसहाक डार और शहबाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास बंदा है इसे नाकाम कर दें, और उसके बुनियादी सबूत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जो टैक्स कलेक्शन करता है, यहाँ सबसे बड़े खांचे मारे जा रहे हैं। जनवरी में देखें उन्होंने 7 अरब रुपए की जो कलेक्शन हुई वो गायब है, फरवरी में 33 अरब की गायब है, और मार्च के महीने में FBR का कितना रेवेन्यू जमा उसकी मालूमात ही कोई नहीं। इन्होंने पिछले 9 महीनों का सारा रेवेन्यू जो इकट्ठा हुआ था वो मार्च के महीने में दिखा दिया। अब यहाँ इसहाक डार के मखसूस लोग बैठे हुए हैं FBR में, चेयरमैन अमजद ज़ुबैर टवाना साहब, मीर बादशाह खान वज़ीर हैं और एक ज़हीर कुरैशी साहब, ये लोग मिलकर इसको मोहम्मद औरंगज़ेब को फेल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब FBR के अंदर तक कोई रिफॉर्म्स ना हो, कोई मामलात ना हो। इससे पहले जो निगरान शमशाद अख्तर थी वज़ीर ख़जाना, उसकी भी टांगें खींची गई, मामलात अदालतों तक पहुँचे, लेकिन असल इसका जो सरगना है वो इसहाक डार और तारिक पाशा ये हैं। और शहबाज शरीफ जो इक़्तिसादी कौंसिल की कमेटी में, इसने वज़ीर ख़जाना की बजाय इसहाक डार को लगा दिया मोहम्मद औरंगज़ेब की जगह। अब इसहाक डार वजारत ख़ारजा और वजारत ख़जाना दोनों की ताकत इसे मिल गई है। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए तारिक बादशाह को इंचार्ज बनाया, लेकिन वो अपने ही बंदों की, तारिक पाशा माफ़ कीजिएगा, उसे अपने बंदों की क्या उसने तफ्तीश करनी है। यहाँ इनका फड्डा पड़ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि मोहम्मद औरंगज़ेब की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो उन पे इल्ज़ाम आएगा। तो शहबाज शरीफ की आप हुकूमत फारग समझे। अब ये जो 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं, कोशिश इनकी यही है कि सऊदी अरब में आप उनका वज़न अपने पलड़े में डाल लें, अपनी वजारत उज़्मा बचा लें। ये बहुत बड़ी कोशिश है इस दौरे में। वज़ीर ख़जाना के साथ और मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ शहबाज शरीफ जो है वो ख्वाजा आसिफ को भी और नवाज शरीफ को भी साथ लेके जा रहा है, और कोशिश इनकी बज़ाहिर उन मुआहदों को उनकी तश्कील दें। मुआहदे 2 ही हैं, एक बलोचिस्तान में रेकॉर्ड सोने की कान जिसकी मालियत तकरीबन $1 खरब की गई, उसे कोड़ियों के भाव में $8 अरब में सौदा करना। दूसरा OGDCL को बेचना, जो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है शायद जो प्रॉफिट में था, अब उसे सऊदी अरब खरीदना चाहता है, और उसके बदले मैंने गोली ये दे रहे हैं कि $1 अरब की हम सरमायाकारी करेंगे। जिस तरह एयरपोर्ट बेचे, मोटरवे गिरवी रखवाए, PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई और अमेरिका में एम्बेसियाँ बेचीं। अब ये चंद इदारे रह गए हैं, उसके बाद फिर पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर जना हाउस जैसे कुछ घर ही बचते हैं, वही गिरवी रखवा सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। इसके साथ साथ देखें दुनिया में जहां हर मुल्क की शनाख्त एक पहचान है, बदकिस्मती से इस नाजायज़ चोरी की मैंडेट हुकूमत की वजह से आज ये सूरत हाल होगी कि मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, बल्कि ईरान, इराक और इर्द गिर्द की रियासतों में यहाँ पाकिस्तानियों को भिखारी समझा जाता है। बदकिस्मती देखें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने तकरीबन 4000 प्रोफेशनल भिखारी पकड़े और उसमें 90% पाकिस्तान से निकले और बड़ी अक्सरियत पंजाब से निकली। अब यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं शर्माते भिखारी प्रोफेशनल कि जब वज़ीर आज़म फ़ख्र से दुनिया के सामने कहे कि मैं यहाँ मांगने नहीं आया, हमारी मजबूरी है, 76 साल बाद भी मजबूरी है, जर्मनी को कर्जे देते देते आप भीख मांगने पे आ गए, मुआशी मनसूबा है कोई नहीं, या कर्जा या भीख, तो जो हुकूमत गिरा के मईशत को तबाह करके ये मजबूरियाँ अपनी पूरी कर रहे हैं, उसमें यही तबाही होनी है। सिक्योरिटी के हालात देख रहे हैं, गार्डियन रिपोर्ट दे रहा है इतनी बड़ी, वो मैंने तो 7 वीलॉग भी शायद इस पर किए थे पहले, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के अपने टारगेट ढूंढ कर 20 के करीब हाई प्रोफाइल लोग जिनकी हिफाजत बाकायदा तौर पर ताकतवर लोग कर रहे थे उन्हें रास्ते से हटा दिया। पंजाब में भी ज़्यादा है, आज़ाद कश्मीर में भी है। अब ये देखें दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ, जैसे कनाडा में, बरतानिया में हिंदुस्तान ने किया, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में सोच रहे थे, लेकिन इन ममालिक की तरफ से इतना दबाव आया कि हिंदुस्तान फ़ौरन पीछे हट, लेकिन पाकिस्तान में करके वारदात, क्योंकि यहाँ मकसद एक ही है, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, बाकी मामलात की तरफ देखना ही नहीं।
अब तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को इनके बस में हो तो यकीन करें जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं, 30 रोज़े रखते हैं, उस पर भी संगीन गद्दारी का मुकदमा डाल देंगे। कल पिंडी में दुआया तकरीब थी, सड़क ना खोलने पर पूरी तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा बना दी। मतलब ये बार बार भूल जाते हैं कि जब तक अवाम साथ ना हो कुछ भी हाथ में नहीं होता। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो अवाम किधर खड़ी है ये देखें। 2 साल का बयानिया उठा के देख लें कि तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत में नहीं आने देंगे, उम्मीदवार इनके नहीं होंगे, इलेक्शन में नहीं जीतने देंगे। क्या हुआ? वो सारी की सारी मिसकैलकुलेशन होगी क्योंकि अवाम साथ थी। अब एक वाक़या देख लें आप तहरीक-ए-इंसाफ का, एक वाक़या बल्कि जिसका तहरीक-ए-इंसाफ ने तोड़ निकाले। ये जाल बिछाते हैं, वो फाड़ के निकल जाते हैं ये जाल। अब यहाँ तक हालत होगी कि इन्हें शायद अफरीदी से बयान दिलवाने पड़ते हैं। अभी अफरीदी साहब एक बयान देंगे कि जी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए तालीम दरकार है। ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ सोशल मीडिया पहले आया, तालीम बाद में। तो अफरीदी साहब को बताया कोई जाके कि इस्लामाबाद के स्कूलों में डांस करवाने का हुक्म भी पहले से आ गया। ये नोटिफिकेशन अभी आया है, सरकारी स्कूलों को पाबंद कर रहे हैं कि बच्चों के डांस करवाएं, वीडियोज़ बनाएं, उसे शेयर करें। बाकायदा नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान ने, एजुकेशन बोर्ड ने, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम ये डांस प्रोग्राम। अब घरों में करें डांस तो मर्जी है उनकी, लेकिन इस तरह नोटिफिकेशन दे के सबको क्यों पाबंद किया जा रहा है? तो अफरीदी साहब को तो ये नहीं पता चला 25 साल क्रिकेट खेलने के बाद कि LBW का मतलब क्या होता है, लेग बिफोर विकेट। वो LBW बोलते रहे, वो तालीम पे क्या बात करेंगे। और ये भी नहीं पूछते कि जहाँ जहाँ तालीम नहीं पूछी वो कसूर किसका था भाई? 40 साल की हुकूमत किसकी है पंजाब में? ये 3 साल के इक़्तिदार में खान आया, वो तो कुरान की तालीम मुफ्त कर रहा था, ये तो डांस फैला रहे हैं। बहरहाल अफरीदी साहब के बयानात को छोड़ें। अब ईरान इसराइल का मामला भी वहाँ आपको पता है बड़ा होता जा रहा है। ईरान की तरफ से अब मुमकिन जवाब आ सकता है, उसके लिए हंगामी सूरत हाल इसराइल में नाफिज है। मुसलमान ममालिक में जो सफारतखाने वो भी खाली कराए जा रहे हैं। और ये अपडेटिंग स्टोरी है क्योंकि वहाँ अभी स्टोरों में बड़ी हलचल मची हुई है। टॉयलेट पेपर इकट्ठे करते जा रहे हैं। ये मुझे टॉयलेट पेपर मतलब बहरहाल ताकि वो ना ख़त्म हो जाएगी तो फिर साफ़ कैसे करेंगे। खैर वो एक मामला है उनका। तो ये अपडेटिंग चूँकि मामला है तो इस पर बात होगी किसी अगले वीडियो में तफसील से। अभी जो 6 जजेस ने ख़त लिखा उसमें एक जज है मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बाकायदा उसमें जिक्र है कि इनके बहनोई को अगवा किया गया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भाई हैं जो मेजर जनरल हैं हसन अख्तर कियानी साहब। अब देखें कि अगर इतने बड़े ओहदे पर हो के भी वो अपने आप को नहीं बचा सके तो ये मामला कितना बड़ा होगा। एक तो ये, दूसरा खुफिया इदारों के बारे में वो ख़त लिख के भेज रहे हैं, उनके भाई भी हैं मतलब इदारों में। तो ये भी बड़ा एक ख़तरनाक मामला है कि इनके साथ या तो वो सपोर्ट कर रहे हैं या इनके पीछे खड़े हैं। ये अब बड़ा गंभीर हो जाएगी सिचुएशन। अब काजी फायज साहब ने जो फैसला करना है, अब ये जो अब इनकी जो अंदरूनी गुफ्तगू अब सामने आ रही है कि काजी साहब पे बड़ा दबाव बढ़ चुका है। वो सोच रहे हैं कि इस पर फैसला करें, लेकिन फैसला अगर किया तो फिर जजेस को जो ताकत मिलेगी, क्योंकि अभी लाहौर हाई कोर्ट में और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट में भी जो जजेस हैं वो इस मामले पर स्टैंड ले रहे हैं। ईद के बाद वकला के साथ बड़ी मीटिंग्स भी होने जा रही हैं जिस पर वो अपना लाएमल बनाएंगे कि अब, क्योंकि देखिए सारे मामलात अदालतों में जा रहे हैं। जो केस ये उसको रिलीफ देते हैं या इंसाफ देते हैं वो मामला 3 MPO के तहत या किसी और वारदात में डाल दी जाती है। तो अब जजेस इस मामले पर एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं कि जब तक इंसाफ पे मामला ना हो हम काम नहीं करेंगे। जिस तरह अब साइफर का केस है, सारी दुनिया जानती है वो केस बोगस बना है। इद्दत निकाह है वो बोगस बना है। खान पे सारे केसेस बोगस बने हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों पे अभी देखें जिनकी जमानतें हुई, आपको 20-25 लोग टोटल रह गए या 103 जो उनकी कस्टडी में। बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए तो अब उनके पीछे तो केस बनता कोई नहीं, सबूत है नहीं, लेकिन जजेस फैसला दे नहीं सकते। और माजी में आपको याद होगा खुद जज इन्हें कहते थे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाओ। हंसते भी थे और परेशान भी होते थे। कई दफ़ा तो जज रो भी पड़े क्योंकि बात नहीं मानी जाती थी। जो लोग ये कहते थे कि जजेस को खुद इस पर असर मतलब करना चाहिए था, अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए, तो उस पर जज बाबर सत्तार ने लिया था एक्शन DC कमिश्नर का। उसका क्या बना? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जजेस जो है वो बड़े परेशान है कि अपना काम नहीं कर सकते। और अगर अदलिया के साथ वकला खड़े हुए, तहरीक इंसाफ की ताकत खड़ी हुई, तो ये आपको एक दफ़ा फिर इफ्तिखार चौधरी के ज़माने की तहरीक बनती हुई नज़र आ सकती है। तहरीक बेशक हो ना हो, क्योंकि उस तहरीक के पीछे तो राहील शरीफ साहब थे, कियानी साहब थे बाकायदा तौर पर, लेकिन इस तहरीक में जान इस लिहाज से पड़ सकती है कि वकला, सिविल सोसाइटी, जजेस और तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी ताकत बन के मामलात को ठीक कर सकते हैं। ईद के बाद बहुत कुछ होता हुआ नज़र आएगा आपको। ये चंद दिन हैं, इसमें सब लोग सांस ले लें, क्योंकि उसके बाद मामलात में बड़ी तेज़ी आएगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। आपको हफ्तों के अंदर चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। उस पर इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।